हेलो बच्चों, देखिए ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये फर्स्ट टर्म का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है साइंस का, क्लास 10th का। तो देखो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है केमिस्ट्री में कार्बोनेट्स कंपाउंड पीरियाडिक क्लासिफिकेशन, उसका वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन का पूरा हो गया, कार्बोनेट्स कंपाउंड का बन भी रहा है। तो अब स्कूल भी खुल गया है, तो कुछ बच्चों की अभी डिमांड हो रही है कि सर इसका फर्स्ट टर्म का भी बनाना चालू करिए। तो फर्स्ट टर्म में हमारा जो साइंस क्लास 10th का पहला चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। देखो ये चैप्टर, इसकी ज़रूरत हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी चैप्टर हैं सभी में इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखिए क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है, क्लास 10th में हम ज़्यादातर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन हमारा कैसे बनता है, और रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा कैसे फॉर्म होता है। ज़्यादातर हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़े। अभी तक हम रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़े नहीं है। सब क्लास 9th में जो भी पढ़ते थे थ्योरेटिकल होता था, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में जानते थे। तो यहाँ पर हम लोगों को आज ये देखना है कि, और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है हमको सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी चैप्टर में पड़ता है। ज़्यादातर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे, क्या क्या कैसे होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन के बारे में सारी जानकारी हमको मिलेगी कि रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शन पता कैसे चलता है कि हुआ है, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ कि जैसे हम रिएक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस का मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें गैस बनती है, गैस निकलता है, कुछ होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कुछ में कलर चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन हुआ है, कुछ में स्टेट बदलता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका यूज हम सेकंड थर्ड फोर्थ सभी चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, देखो इस चैप्टर में सबसे पहले हम केमिकल चेंज के बारे में देखिए। हम अब लोग अपने डेली लाइफ में कई टाइप के चेंजेस देखते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब हुआ कि उसमें फिर हम पुराना सब्सटेंस नहीं पा सकते, हमेशा उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, आयरन में जो रस्ट लगता है तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे बर्निंग में अगर हम कुछ भी बर्न में करें तो वो हमारा केमिकल चेंज में ही आएगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, कुछ भी बर्न कराते हैं तो केमिकल चेंज ही होता है, उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और जैसे हमारा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, ये भी हमारा केमिकल चेंज में आएगा। और जैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ये भी हमारा केमिकल चेंज में है। और तो इस तरह से हमारे कई सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और कुछ चेंजेस होते हैं जो टेम्परेरी होता है, जैसे हमारा वाटर है, वाटर को अगर हम फ्रीज कर दें तो आइस बन जाता है, लेकिन उसका वो रहेगा H2O ही। अगर उसको हीट कर देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, तो ये हमारे फिजिकल चेंज में आते हैं। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम फाड़ देते हैं तो उसकी क्या होती है, साइज बदल जाती है। साइज बदलने का मतलब हुआ कि जैसे फिजिकल चेंज में हम लोग क्या देखते हैं कि शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ये सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज में है। जैसे पेपर को अगर हम बर्न कराएं तो केमिकल चेंज में है, अगर उसको हम फाड़ देते हैं तो रहेगा तो पेपर ही, बस उसमें क्या हो रहा है, उसकी साइज बदल रही है, तो वो हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज में होगा। तो इसमें देखिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में वैसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जिसमें हमेशा क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो हमारा केमिकल चेंज। इसको हम परमानेंट चेंज भी बोल सकते हैं, ये हमारा परमानेंट चेंज में भी है। परमानेंट चेंज, और इसके एग्जाम्पल में कुछ जानते रहिए, लिख लीजिएगा। जैसे हमारा हुआ बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और जैसे
राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और भी इसके एग्जांपल में था, जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क हुआ, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, बहुत सारे एग्जांपल हैं केमिकल चेंज के जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज को अगर थोड़ा समझ लीजिए ऐसे, फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज का मतलब हुआ कि जैसे हमारा इसमें हम लिख सकते हैं नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो हमारा क्या है, फिजिकल चेंज में है। ये इसको टेम्परेरी चेंज भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया और ये केमिकल चेंज हो गया। अब देखिए, हम अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन को, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या हुआ, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग बता सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, कुछ भी बर्न कराते हैं तो हमारा आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का कर्डिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध से दही बनना, और जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हुआ। तो ये सब हमारे केमिकल चेंज में है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। फिजिकल में क्या होता है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ और टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो आगे इसमें देखिए, जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और भी इसके एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे वो इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लोग बताते हैं केमिकल चेंज में, जैसे कि ये H2 है, O2 है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो है ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से अलग हो जाती है। एग्जांपल में अगर हम H2 देखें, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 150 है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जिस भी सब्सटेंस में पाया जाता है, जिस भी फ्यूल में पाया जाता है, वो सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। जैसे हमारा डीजल हुआ, पेट्रोल, केरोसिन, LPG, CNG, इन सब में हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो और ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलता नहीं है। तो इन दोनों का काम अगर हम देखें तो इन दोनों का काम क्या है, जलाना, लेकिन इसका काम क्या होता है, बुझाना। तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो गई। जब हमारा केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से अलग हो जाएगी, ठीक है। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए और फिर से हम इससे नहीं बना सकते, मतलब एक नया सब्सटेंस हमारा बन जाता है। तो और जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज को ही क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में इसके जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम बर्न कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम आगे इसी में बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे। तो अभी यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये केमिकल रिएक्शन है और इसको हम केमिकल चेंज भी, क्योंकि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक इसमें NCERT में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराने से पहले उसको क्लीन किया जाता है, क्यों। NCERT का सबसे पहला क्वेश्चन यही है
देखिए मैग्नीशियम हमारा बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। देखो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज हम बताएंगे तुम लोगों को कि जैसे देख लीजिए मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। देखो हम इसमें क्या बता रहे थे कि एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराने से पहले उसको क्लीन किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि मैग्नीशियम हमारा बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत हमको तीनों चैप्टर में पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी है, एसिड बेस साल्ट में भी है, और मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर तीनों में रिएक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसमें हमारा ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे हमारा सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव में है। इसको याद करने का तरीका भी होता है, केदार नाथ, केदार का के ले लें पोटेशियम हो गया, नाथ का Na ले लें सोडियम हो गया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है से हाइड्रोजन हो गया, पकाता है, क्योंकि हर तरफ को एक साथ लिख लेते हैं, हर तरफ अलग आलू। अब इसमें आलू में डबल यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल याद करने के लिए बना हुआ है, पड़ता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हर तरफ एक साथ करके अलग आलू पड़ता है। अब इसमें देखिए जैसे वो पोटेशियम है हमारा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। एक चीज़ और ध्यान रखना कि तुम लोगों को कम से कम 1 से 30 तक का एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, सिंबल ये लर्न होना चाहिए अगर क्लास 10th की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो। 1 से 30 तक का ये एकदम जरूरी है। एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर और इसका सिंबल, ये बहुत ही ज़रूरी है इसमें पढ़ने के लिए। देखो इसमें 1 से 30 तक में कई एलिमेंट आ जाएंगे, कुछ का तुम लोगों का नाम नहीं पता होगा, जैसे हमारा Fe जानते ही हो आयरन है, Sn का मतलब होता है टिन, इसको भी समझ लीजिए। जैसे Pb हमारा होता है लेड, हाइड्रोजन पता ही होगा कॉपर, ये मरकरी होता है, Hg मतलब मरकरी, सिल्वर गोल्ड, ये सिल्वर है, गोल्ड, और ये हमारा क्या होता है प्लेटिनम। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे हमारा मेटल का है, नॉन मेटल का भी है, इसको भी नोट कर लेना। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। इसमें हमारा जैसे हेलोजन वाला है, हेलोजन का मतलब क्या हुआ, हेलो का मतलब होता है साल्ट, इसको हम आगे भी बताएंगे, साल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, साल्ट बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, हेलोजन। इसमें हमारा है FCl, Br और I, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम, सबसे कम आयोडीन होता है। तो देखो इन सब की हमको ज़रूरत पड़ती रहेगी चैप्टर में, हर चैप्टर में लगभग पड़ेगा। तो इसमें अगर हम देखें, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम हमारा बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। देखो मैग्नीशियम हमारा ऊपर है, यहाँ पर
तो मैग्नीशियम जब रिएक्टिव मेटल है तो इसका मतलब है कि अगर ये खुली जगह में रखा हुआ है, मैग्नीशियम कहीं भी रखा हुआ है, तो उस पर ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ रहेगा और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर रस्ट के फॉर्म में होती है। मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर रस्ट के फॉर्म में होती है। तो पहले उसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर समझ ही रहे होगे, जैसे रेगमार्क होता है रस्ट को हटाने के लिए आयरन वायरन में, तो उसका यूज़ करते हैं। सैंड पेपर से पहले इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये रस्ट नहीं है, ये हमारा एस के फॉर्म में होता है, राख के फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख होती है, डेजलिंग लाइट में ये जलता है। केमिकल रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी बता दिए कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे H2 का, जैसे C+O2 हम करते हैं, क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो होता है ना, इसको हम रिएक्टेंट, और ये जो बनता है इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट होता है। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा तुम लोगों को कि जो क्लास 10th का है केमिस्ट्री, अगर तुम लोगों को ढंग से पढ़ना है, मतलब इसके कंपाउंड, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग लिखेंगे कैसे, उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा 9th का तुम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जैसे पॉलीएटॉमिक आयन होता है, पॉलीएटॉमिक आयन की बैलेंसी तुम लोगों को आनी चाहिए, पॉलीएटॉमिक आयन की बैलेंसी पता होना चाहिए। जैसे पॉलीएटॉमिक आयन में हमारा जैसे सल्फेट है SO4 है। अब इसमें तुम लोग को सिर्फ ये लिख लेना, जैसे नेम लिख लेना, नेम में सल्फेट, सिंबल उसका लिख लेना और यहाँ पर बैलेंसी डाल देना। इस तरह से टेबल बना के इसको 9th का जो है ये पूरा तैयार कर डालिए। जैसे सल्फेट है, इसकी बैलेंसी क्या है, 2 है। सल्फाइट है एक, सल्फाइड की बैलेंसी, ये इसका सिंबल होता है SO3, बैलेंसी क्या है 2। सल्फाइड एक होता है, सल्फाइड, सिंबल इसका S है, इसकी बैलेंसी क्या होती है 2 होती है। जैसे हमारा कार्बोनेट है CO3, कार्बोनेट है CO3, इसकी बैलेंसी क्या है 2। और एक होता है बाई कार्बोनेट, या इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाई कार्बोनेट है, जैसे SCO3, इसकी बैलेंसी 1 होती है। जैसे कार्बोनेट है तो बैलेंसी 2 और बाई कार्बोनेट है तो बैलेंसी क्या है 1। तो इसका उल्टा दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा लर्न करने का अपने हिसाब से, जैसे तुम लोगों को याद हो पाए इसको तैयार कर लीजिए। जैसे और भी होते हैं, नाइट्रेट होता है NO3, इसकी बैलेंसी क्या है 1। तो इस तरह से हमारे 9th में कई दिए हैं, तो उन सबको थोड़ा थोड़ा करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता रहेगा कि कंपाउंड हमारा ये फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसको लिख नहीं पाओगे अगर तुमको बैलेंसी नहीं पता है। तो देखो एलिमेंट की बैलेंसी जो है, एलिमेंट की बैलेंसी नहीं रटना है, क्योंकि उसकी बैलेंसी अगर तुमको 1 से 30 तक का एलिमेंट याद हो गया है, 1 to 30 एलिमेंट अगर याद है, तो उसकी बैलेंसी तुम लोग आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि क्लास 9th में पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें जैसे हम लोग को पता है, अभी पूछा जाए कि मैग्नीशियम की बैलेंसी क्या होगी, तो मैग्नीशियम का अगर हमको एटॉमिक नंबर मालूम है कि उसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं 282। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो जो लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसको बैलेंस सेल भी बोला जाता है, आखिरी वाला सेल जो होता है इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी को हम बैलेंसी भी कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत होती है कि बैलेंसी केवल 1 to 4 तक ही लेते हैं, उसके बाद फिर 8 से माइनस करके निकाला जाता है। जैसे भी फास्फोरस की पूछा जाए बैलेंसी क्या होती है, 15 है, तो 2 8 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, लास्ट में 5 आया तो इसका मतलब बैलेंसी क्या हो गई 3, यहाँ पे बैलेंसी क्या है 2। वैसे फास्फोरस का हुआ, आयरन का हुआ, कॉपर का हुआ,
और गोल्ड का हुआ, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी 2-3 वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी है, उसको याद कर लेना। तो एलिमेंट की वैलेंसी तुम लोग को नहीं याद करना है। जैसे भी हम लोगों को सोडियम सल्फेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सोडियम सल्फेट लिखना है तो सोडियम सिंबल लिख लेंगे, सल्फेट का सिंबल लिख लेंगे, सल्फेट का सिंबल ये तुमको याद करना ही पड़ेगा। सोडियम लिख लिए, सल्फेट लिख लिए। अब सोडियम की वैलेंसी तुम लोग को ढूंढना नहीं है, ना तो उसको याद करना है, बस एटॉमिक नंबर हम पहले ही बता दिए कि 1 से 30 तक याद कर लो, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर तुमको पता है कि 11 है तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंसी क्या हो गई 1। लेकिन इसकी वैलेंसी निकलेगा नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनता है, Na2SO4। जैसे भी हम लोग लिखे थे एक रिएक्शन लिखे थे कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखोगे कैसे, उसका फार्मूला कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर हमको पता है कि मैग्नीशियम का कितना होती है वैलेंसी, 2 होती है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6 6 आया, तो मतलब वैलेंसी 8 - 6 कितना हो गया 2। तो उसकी भी वैलेंसी क्या है 2 है, तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। लेकिन अभी सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कराते तो हम क्या लिखते, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कराते। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा Na2O। ठीक है। तो इस तरह से देखो, हमको रिएक्शन तो पढ़ना ही है, सब में हमको प्रोडक्ट भी बनाना है, प्रोडक्ट हमको पता भी चल जाएगा कि यही प्रोडक्ट बनेगा। उसको लिख कैसे पाओगे, जब तुमको इसकी वैलेंसी पता रहेगी। क्लास 9th का थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में दिया गया है, ये पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी वहां पर है। तो इसको वहां से नोट करके ये तैयार कर लेना, फिर तुमको इसमें पढ़ने में, रिएक्शन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे देखिए, अब देखो ये तो हमारा सब बेसिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम तुम लोगों को बताए हैं, इसको तैयार कर लेना। देखो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताए जो क्लास 9th की है, वो तैयार करना ही करना है। जैसे हम क्या बताए, 1 से 30 तक का एलिमेंट याद कर लो, दूसरा पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी, और तीसरी चीज़ तुम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बताएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर में पड़ेगा, तो वो भी याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन का मतलब कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ। देखो उसमें कुछ चेंजेस होंगे तभी तो पता चलेगा ना। जैसे कुछ रिएक्शन है उसमें गैस निकलता है तो हमको पता चलता है रिएक्शन हुआ है, कुछ में कलर चेंज हो जाता है तो कहते हैं रिएक्शन हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। जैसे हमारा इसको कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। एक चीज़ और थोड़ा सा इसको नोट में लिखना कि देखो ये एक बार बोर्ड के पेपर में भी सिंबल पूछा गया था कि जैसे गैस के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, गैस के लिए ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं, और सॉलिड के लिए नीचे की तरफ एरो बनाते हैं। लिक्विड के लिए कुछ नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। तो इवैल्यूएशन ऑफ गैस का मतलब हुआ कि कई रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पर गैस निकलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल जैसे मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होता है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ अगर होगा तो क्या बनता है हमारा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस है तो ऊपर की तरफ एरो बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, अभी जो हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाए थे, देखो अभी इस रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत हमको इसी रिएक्शन में पड़ गई।
मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, सभी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होगा। उन्हीं मेटल का होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे अगर हम देखें इसका एग्जांपल मान लेते हैं हम कि मैग्नीशियम का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करा दें, मैग्नीशियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएं तो यहाँ पर क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनता है, MgSO4 प्लस H2 गैस। अब डिस्प्लेस कौन कर पाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही तो डिस्प्लेस कर पाएगा ना। अब यहाँ पर अगर कॉपर का भी हम कराते तो कॉपर हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाता, इसलिए बोला जाता है कि उन्हीं मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया इवैल्यूएशन ऑफ गैस में कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो मेटल साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस। थोड़ा सा ये भी जान लो कि हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है, कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन भी पूछ लेता है कभी कभी पेपर में। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, ये पॉप साउंड, जब इस जहाँ से ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसके पास अगर हम मैचस्टिक बर्न करा के ले जाएं तो वहाँ पे पॉप साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की पहचान ये। एक बार हम वो जैसे इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे बनेगा, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें इसका, ये भी एसिड, उसमें एसिड बेस साल्ट चैप्टर में ये दोनों रिएक्शन बताया जाएगा कि एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दें, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं तो यहाँ पर प्लस H2O बनता है, मेटल साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ जब होगा तो मेटल साल्ट बनता है, CO2 गैस और H2O निकलता है। यहाँ पर भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकला है इसकी पहचान क्या होगी, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो देखो हम दो टाइप का रिएक्शन तुम लोगों का बताए जिसमें गैस निकलता है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस होती है। पहला हम क्या बताए, मेटल का एसिड के साथ होता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा हम क्या बताया कि एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं तो CO2 गैस निकलता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, इसमें क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। और हम अब दूसरी देखते हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब, देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जब दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, सोल्यूशन का मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जब दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसको लिख लीजिएगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड, अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड, a solid substance formed by mixing two solution, by mixing two solution, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब जब दो सोल्यूशन को मिला रहे हैं, सोल्यूशन मतलब लिक्विड है। एक चीज़ ध्यान रखना कि सोल्यूशन एक एक्वस होता है और एक एनाहेड्रस होता है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब हुआ है कि जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम एक्वस कहते हैं, और जिसमें वाटर बिल्कुल नहीं होता है वो हमारा एनाहेड्रस होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन, इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो जैसे एग्जांपल में है हमारा, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये सोल्यूशन है तो इसमें हम एक्वस लगा सकते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ करा दें, NH4Cl, ठीक है, ये भी एक्वस है। तो इससे हमारा बनता क्या है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड के लिए एक एरो बताए थे नीचे की तरफ लगाते हैं, और ये हमारा PPT भी है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का देखो शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना उसको हम PPT से भी डिनोट करते हैं, PPT होता है।
पीपीटी मतलब यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये हमारा पीपीटी प्रेसिपिटेट वाला है, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये पीपीटी बना है, और क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी एक्वस है। तो यहाँ पर देखिए एक सॉलिड सब्सटेंस, दो सोल्यूशन को मिलाने पर एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसका मतलब है कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या बताएंगे, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। देखो कलर चेंज होने वाले में क्या है, जैसे अगर हम कलर चेंज का एग्जांपल देखें तो कुछ रिएक्शंस है जिसमें कलर चेंज हो जाता है। जैसे आयरन का जो ओरिजिनल कलर है वो ग्रेइश ब्लैक होता है, ओरिजिनल कलर उसका कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक। और जब उसको रिएक्शन मॉइस्ट एयर के साथ होता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, मतलब उसका कलर चेंज हो गया। ऐसे भी हम लोग देखे होंगे, जैसे एप्पल होता है, एप्पल को अगर काट दिया जाए, काट के कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो भी ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा चेंज इन कलर में इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं आयरन का, जैसे Fe है तो ये हमारा ग्रेइश ब्लैक होता है, ग्रेइश ब्लैक। और इसका रिएक्शन जब मॉइस्ट एयर के साथ होता है, मॉइस्ट एयर का मतलब ऑक्सीजन है और इसके साथ हम H2O ले लें, इसको मिला के बोलते हैं मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। तो आयरन का जो कलर था पहले कैसा था, ग्रेइश ब्लैक था। जब इसका रिएक्शन मॉइस्ट एयर के साथ हुआ तो क्या बना हमारा, Fe2O3X इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। और इसका कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो आयरन का कलर कैसा था पहले, ग्रेइश ब्लैक था। और अब यहाँ पर जब हम इसका रिएक्शन करवा दिए मॉइस्ट एयर के साथ तो क्या बन रहा है, हमारा रस्ट बन रहा है जिसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन से उसे ग्रेइश ब्लैक से रेडिश ब्राउन हो गया। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बता दिए थे तुम लोगों को कि इवेल्युएशन ऑफ गैस होता है, दूसरा में बताया गया कि वो चेंज इन कलर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। तो चौथी हमारी क्या है, चौथा होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। देखो कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें स्टेट बदलता है, स्टेट बदलने का मतलब हुआ जैसे हम कार्बन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो CO2 बनता है गैस के फॉर्म में, तो यहाँ पर स्टेट बदल गया। जैसे पेट्रोल है, हमारा पेट्रोल जो फ्यूल होता है पेट्रोल, ये पेट्रोल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये बर्न होता है तो इसमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज निकलती हैं तो गैस के फॉर्म में आ जाता है। तो कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें स्टेट बदलता है, जिससे पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है। और इसका पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पांचवे में क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर चेंज होने वाले में ये दो टाइप का होता है, एक में टेम्परेचर राइज करता है और एक में टेम्परेचर फॉल करता है। जिसमें टेम्परेचर राइज करता है, एक में क्या बता रहे हैं, राइज करता है, एक में फॉल करता है। तो जिसमें राइज करता है इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और जिसमें फॉल करता है ये हमारा एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक। तो एक में टेम्परेचर राइज करता है, एक में फॉल करता है। जिसमें राइज करता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं और जिसमें फॉल करता है वो हमारा एंडोथर्मिक में होता है। इसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट इवॉल्व होता है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विकलाइम जो चूना होता है, अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो वो उबलने लगता है, वहाँ पे हीट निकलता है। चूना जो पुताई करने वाला होता है अगर उसको वाटर में ऐड किया जाए तो वो बॉईल करने लगता है। तो इसके एग्जाम्पल में बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO,
इसको हम कॉमन नेम में क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है केमिकल नेम। तो इसमें अगर हम वाटर ऐड करें H2O तो ये हमारा बना देता है स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ये क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम में जब वाटर मिलाया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और इसमें हीट निकलता है, हीट निकलता है। तो हीट निकल रहा है तो इसमें हम क्या बताएंगे, एक्सोथर्मिक। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे आगे बताया जाएगा चैप्टर में, आगे बताया जाएगा कि जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने होते हैं सब एक्सोथर्मिक होते हैं, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं सब एक्सोथर्मिक होते हैं। और एग्जाम्पल इसके बता सकते हैं, जैसे एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हुआ था तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना था। इवेल्युएशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए थे एग्जाम्पल में कि एसिड का मेटल के साथ होता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसमें भी हीट निकलता है। तो इन सभी केस में हीट इवॉल्व होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब कोई एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल बताए तो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड वाला ही नहीं है हमारे पास, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सारे हैं, जिसमें बताया जाएगा तुम लोगों को मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। एसिड मेटल का रिएक्शन है, एसिड में जैसे अभी हम H2SO4 या HCl में जिंक डाल देते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है और हीट भी इवॉल्व होता है। तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में हम इसको बता सकते हैं तीनों को। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, या एक तरह से बोल सकते हैं हीट दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हमको बताना है तो वो हमारा है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल हम कल बताए थे। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल अभी हम पीछे बताए थे उसमें प्रेसिपिटेशन वाले के एग्जाम्पल में। तो अगर इन दोनों सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए तो वो टेस्ट ट्यूब एकदम ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस किसके एग्जाम्पल में बोला जाएगा, एंडोथर्मिक के। ठीक है, ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में आएगा। एक चीज़ थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये नोट में लिख लेना, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी इसको कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम बोला जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। केमिकल नेम में हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसके कई नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके कई नेम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम में आया था, उसमें 2017 वाले पेपर में था कि एग सेल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होगा तो क्या बनता है। तो एग सेल का मतलब उसमें पहले जानो तो एग सेल होता क्या है। एग सेल में का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, एक तो हम बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन बोला जाता है इसी को मार्बल बोलते हैं, इसी को चाक बोला जाता है, और एग सेल में भी ये पाया जाता है। तो इसको कई नाम से जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है ही है, बाकी लाइम स्टोन, मार्बल यूज कर रहे हैं तब भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, चाक यूज कर रहे हैं तब भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और एग सेल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो देखिए हम क्या बताए, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता दिए। सबसे पहले तुम लोगों को चैप्टर में क्या बताया गया कि वो केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है, जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम तुम लोग बताए थे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई इवेल्युएशन ऑफ गैस। इवेल्युएशन ऑफ गैस मतलब कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस इवॉल्व होता है, निकलता है, तो हम लोग बोलते हैं रिएक्शन हुआ है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि जब दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में रस्टिंग बताए थे, आयरन का जो कलर होता है ग्रेइश ब्लैक होता है,
जब उसका मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन होता है तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। और इसके एग्जांपल में चेंज इन कलर में जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे एप्पल होता है, अगर उसको काट दिया जाए, काट के कुछ समय के लिए रख दें तो उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, वहाँ भी केमिकल चेंज ही हो रहा है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया, चेंज इन स्टेट। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें स्टेट बदल जाता है। स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, तो वो स्टेट बदलता है। जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न कराते हैं तो CO2 गैस के फॉर्म में बनता है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि सीधे क्वेश्चन एक्सोथर्मिक पूछता है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक, गिव वन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी ये इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आता है। तो अब देखो चेंज इन टेम्परेचर में एक जगह टेम्परेचर राइज कर रहा है, एक जगह फॉल कर रहा है। जहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, जहाँ फॉल करता है एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट इवॉल्व होगा, निकल रहा है, और एंडोथर्मिक का मतलब हीट इसमें एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल पूछा जाता है अक्सर, तो इसका हम क्या बता सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का। चूना का वाटर में मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट निकलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बता सकते हैं, अगर इसको भूल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सारे हैं, उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। एसिड मेटल का रिएक्शन, देखो एसिड बेस साल्ट चैप्टर में ये बताया जाएगा कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है, मेटल साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में। एंडोथर्मिक वाले में ये बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लिए कि ये 2 सोल्यूशन था, इसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिए तो टेस्ट ट्यूब हमारा ठंडा हो गया, मतलब हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब और भी समझ सकते हैं, जिसमें हीट दिया जाता है, जैसे जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जब टाइप ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी हमारे एंडोथर्मिक में आते हैं। बाकी इसके बाद जो है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस बताएंगे, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन का यूज अपने डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, कोरिजन क्या होता है, रेंसिडिटी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।